नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीरनी। जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर राज्य के दर्जे यानी स्टेटहुड की मांग के इर्द गिर्द सिमटती दिखाई दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में जुट गई है। 12 जुलाई को जम्मू में प्रस्तावित बड़ी रैली और दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के जरिए पार्टी केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। इसी बीच आयोजित एक बैठक में सिविल सोसाइटी, वरिष्ठ पत्रकारों, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भी अपनी राय रखी। बैठक में ये सुझाव सामने आया कि केवल स्टेटहुड तक सीमित रहने के बजाय जम्मू कश्मीर से जुड़े व्यापक संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी साझा रणनीति बनाई जाए। दूसरी ओर पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य का दर्जा बहाल होने में लगातार देरी हो रही है, जिससे प्रशासनिक कामकाज और रोजगार जैसे मुद्दे प्रभावित हो रही हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार पहले ही संसद और सर्वोच्च न्यायालय में स्टेटहुड बहाल करने की प्रतिबद्धता जता चुकी है और ये उचित समय पर किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या विरोध प्रदर्शन से समाधान निकलेगा, क्या संवाद की नई पहल होगी और क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे इस चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे और जानेंगे हर एक बात को लेकर। हमारे साथ बीजेपी से हैं साहिल बशीर भट्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ हैं आकाश वर्मा। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और सुहेल काजमी हमारे साथ, एडवोकेट सुहेल काजमी, सीनियर जर्नलिस्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो शुरुआत में सर आपसे करूंगा। सर, आपको क्या लगता है कि स्टेटहुड का मुद्दा अब जम्मू कश्मीर की राजनीति का सबसे बड़ा और निर्णायक मुद्दा बन चुका है या जनता की प्राथमिकताएं इससे अलग हैं? साहिल सर मुझसे पूछ रहे हैं ना सर। जी सर। पहले तो गुड इवनिंग आपको भी और मेरे भाई साहिल साहब को और आकाश साहब को भी। दूसरा ये है सर, मुद्दा तो है, स्टेटहुड मिलनी चाहिए। जे स्टेटहुड सब चाहते हैं, बीजेपी वाले भी चाहते हैं, एनसी वाले तो चाहते ही चाहते हैं, कांग्रेस वाले भी चाहते हैं। हर जम्मू कश्मीर का बाशिंदा जो रहने वाला है वो चाहता है कि हमारी प्रमोशन हो। हम डिमोट क्यों हुए, किन कारणों से हुए, तो स्टेटहुड तो एक कॉमन इशू है सबके लिए। क्यों? क्योंकि उमर अब्दुल्ला अब लीड कर रहे हैं कैबिनेट को और यहाँ की सरकार को वो चला रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से कंस्ट्रेंट्स हैं जिन पे सरकार जो है डिलीवर करने में बहुत सी चीजें उनको मुश्किलातें आती हैं, मुश्किलें होती हैं। तो मैं समझता हूं सर कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और एक जमहूरियत में अपनी बात रखने का हक जो है वो हर पार्टी को है, हर इंसान को है। और यही जमहूरियत का तकाजा है कि स्टेटहुड मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो बाद का इशू है। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि होम मिनिस्टर ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहा है। लेकिन उसके लिए एजिटेट करना, उसके लिए डेमोस्ट्रेट करना, उसके लिए बार बार अपनी आवाज उठाना, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम तो साल, 1.5 साल, 2 साल से ही मैं कह रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने लेजिस्लेटर लेके जरूर वहां डेमोस्ट्रेट करना चाहिए और लोगों को तो पता चले, लोग तो समझे कि हमारे इमोशंस जो है, जिस मैंडेट को हमने दिया है उसके लिए चीफ मिनिस्टर और उसकी जो एमएलए है वो जो है वो स्ट्रांग होल्ड कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या रंग नई राजनीति रंग लाती है। लेकिन ये है, इट इज अ बेटर स्टेप फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस दैट दे आर यूनाइटेड। और दे यूनाइटेडली आप वहां जाके देखते हैं कितने एमएलए इनके साथ वहां पूरे डेमोस्ट्रेशन में होंगे और कितनी प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी इनके साथ होगी। दैट रिफ्लेक्ट्स कि जो लोग वहां होंगे वो सीरियसली जो है वो चाहते हैं कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में बहाल हो सर। आकाश वर्मा जी का। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टेटहुड बहाली को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। क्या आपको लगता है कि केवल धरना प्रदर्शन और रैलियों से केंद्र सरकार पर इतना दबाव बनाया जा सकता है कि वे जल्द फैसला ले लें? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया साहिल जी, मेरे को पैनलिस्ट साहिल जी और एडवोकेट सुहेल काजमी जी को आदाब, और आपके तमाम व्यूअर्स को भी। देखिए, जैसा आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे मुद्दा बनाया है, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मुद्दा सन 2019 से चल रहा है। जब 2019 में हमारी जो आइडेंटिटी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर, हमारी स्टेट के ऊपर जब प्रहार किया गया, एक सबसे पुरानी और सबसे बड़ी और हमारी प्रिंसली स्टेट के जब दो हिस्से किए गए, उसे एक यूनियन टेरिटरी में डाउनग्रेड करके हम लोगों के साथ मजाक किया गया। तो मुझे लगता है कि 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद एक सबसे पहली जमात थी जिसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद, जब मरकजी सरकार जब मजबूर हुई वहां पर आकर ये बात करने के लिए कि भाई जम्मू कश्मीर को उसके जो आईनी हक हैं उसे वापस मिलने चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि
जो हमारी हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप है, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब हो या हमारे माननीय गृह मंत्री साहब हो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं बल्कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जितने भी उनकी पब्लिक रैलीज और मीटिंग्स हुई उसमें उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा कि देयर विल बी अ थ्री स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट इज द डिलिमिटेशन, सेकंड इज द इलेक्शन एंड थर्ड इज द स्टेटहुड। मुझे लगता है कि वो दोनों स्टेप जो थे वो बड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर बहाल हुए। जब सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से इलेक्शन हुआ, फिर यहाँ पर जो एक चुनी हुई सरकार बनी। लेकिन मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं जब जम्मू कश्मीर की आवाम को सबसे ज्यादा जरूरत है जिस चीज से, उससे हमें महरूम रखा गया है। और मुझे लगता है कि बड़ा एक ऐतिहासिक स्टेप ये नेशनल कॉन्फ्रेंस उठाने जा रही है, जो जंतर मंतर के ऊपर एक अपना रोष प्रदर्शन करने जा रही है। इससे मुझे लगता है कि मरकजी सरकार के जो कान हैं वो जरूर खुलेंगे और उनको ये महसूस होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए अभी हाई टाइम है कि उनका जो स्टेटहुड, जो उनका आईनी हक जो है वो उन्हें वापस मिलना चाहिए। बशीर भट्ट से करूंगा मैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पर आरोप है कि राज्य का दर्जा ना होने की वजह से विकास कार्य, प्रशासनिक फैसले और रोजगार प्रभावित हो रहा है। क्या भाजपा इस आरोप से सहमत है या इसे पूरी तरह राजनीति मानती है? सबसे पहले तो साहिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दोनों अपने को पैनलिस्ट को अभी तक सुना, कहीं ना कहीं सोहेल साहब के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसा कि मेरे दोस्त आकाश साहब ने काफी कुछ सराहना की डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, और जितने भी इनिशिएटिव्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं उनके साथ भी मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ। और जहां तक रही बात स्टेटहुड की, और जहां तक रही बात कि स्टेटहुड की वजह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट नहीं बढ़ पा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि जिस वक्त ये इलेक्शंस प्रोसेस शुरू हुए थे, मैं इनको याद दिला दूं, जब एक नोटिफिकेशन आई थी कि इलेक्शंस हो रहे हैं, तब हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का जो बयान था वो ये था कि मैं एक यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। यानी कि उनको सरासर पता था, बिल्कुल पता था, 100% पता था कि मेरे इख्तियार में क्या पावर्स है यूटी के अंदर और क्या नहीं है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या पावर्स होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स होंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक के बजाय दो दो सीटों पे इलेक्शन लड़ा, और दो सीटों पे इलेक्शन लड़ने के बाद जब वो दोनों सीटों पे अपनी जीत हासिल कर चुके थे, और जो मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया, जिस मैनिफेस्टो पे उन्होंने काम किया, और जिस मैनिफेस्टो को लेके यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के अवाम से उन्होंने वोट लिए, और जब उस की डिलीवरी की बारी आई तो उन्होंने स्टेटहुड का जो है राग जपना शुरू कर दिया। जबकि मैं इनको याद दिला दूं कि किसी भी घर को, गरीब को गैस सिलेंडर देने में स्टेटहुड का कोई मसला नहीं है। किसी को जॉब प्रोवाइड, अगर आप जो जॉब्स हमारे पास थे अगर आप उनको आउटसोर्स कर सकते हैं, आउटसोर्स करने के बाद उनको एक थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की आवाम को, और खास तौर पे आपके एमएलएस के जो है रिश्तेदारों को दे सकते हैं, तो उसमें स्टेटहुड और यूटी का क्या लेना देना। आपको बिजली के यूनिट्स फ्री देने थे, उसमें स्टेटहुड का और आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्लेबिसाइट पे जब वोट बटोरे गए प्लेबिसाइट के नाम पे, तो उसके साथ भी 8-10 साल 15 साल निकाले गए उस प्लेबिसाइट के नाम पे भी। और उसके बाद जब फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस खतरे में आई, फिर एक मोड़ टर्न लिया, तो उसके बाद ऑटोनॉमी पे एक ऑटोनॉमी का जो है राग अलपना शुरू कर दिया, और उस ऑटोनॉमी के ऊपर जो है वोट बटोरने शुरू हुए, और उसके साथ भी 8-10 साल निकाले। और उसके बाद में फिर अब एक और टर्न, एक यूटी में इन्होंने एक इलेक्शन जीता, एक सदारत ली, और इसके बाद भी अब जो है स्टेटहुड का राग अलापना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं वाजिया तौर आपको बता दूं कि जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यहाँ पे इन 10 सालों में या 11 सालों में जहां जब सरकार नहीं रही है, उसमें जो जितना डेवलपमेंट हुआ है और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, मुझे नहीं लगता है किसी भी सरकार के दौरान यहाँ जम्मू कश्मीर इतना आगे बढ़ा है। चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम रेलवेज की बात करें, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे बढ़ाया है, और जब तब बढ़ाया है जब ये यूटी थी। तो मैं समझता हूं कि इसको स्टेटहुड के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। स्टेटहुड का और आपकी डिलीवरीज का, इसका आपस में कोई लेना देना नहीं। जिस तरीके से आप, जिस तरह से आप इंतजार कर रहे हैं कि हमको स्टेटहुड मिलना चाहिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का हर एक बाशिंदा, हर एक मेंबर उसी तरह वेट कर रहा है कि ये स्टेटहुड
हमें कब मिलेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो राजनीति चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कार्यकारिणी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आए दिन जो चीजें सामने आती है, मुझे नहीं लगता है कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेटहुड बहाल हो, क्योंकि एक के बाद एक जो चीजें सामने आ रही है, मुझे लगता है कि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इससे एक कदम पीछे जा रही है, आगे नहीं आ रही है। इससे ना सिर्फ इनका, यहाँ की आवाम का, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान है। ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आकाश सर, साफ तौर पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो डिलीवर करना था वो नहीं कर पाई है, वो सिर्फ ये बात थोपने वाली है और स्टेटहुड का इस चीज से लेना कुछ नहीं है। देखिए, ये अपनी बातों में खुद ही फंस गए। मैं इनको सुन रहा था, ये बेसिकली जब ये बात कर रहे थे, तो अब मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने जैसे कहा कि एक तरफ से ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे प्राइम मुद्दा है वो स्टेटहुड है, दूसरी तरफ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ये गिनवा रहे थे कि ड्यूरिंग यूटी जो हमारी डेवलपमेंट हुई है 10 साल में, वो बड़ी बेहतरीन हुई है। इसका मतलब क्या है? अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये लोग, अगर ये उन 10 साल की डेवलपमेंट में ये लोग मुतमईन हैं, तो क्या ये लोग स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लिए चाहते हैं? और अगर ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लिए नहीं चाहते, तो क्लियरली आके बता दें, क्योंकि इनके जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन या जो इनके प्रेसिडेंट्स हैं या जितने भी इनके ऑफिस बेयर्स हैं, वो तो ये कहते हैं कि हमारा मुद्दा है। बाकी इन्होंने जो ये बात की कि उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन लड़ा और 2 जगह से इलेक्शन लड़ा, मैं इनको ये पहले बता दूं कि सबसे पहले ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखिए। जब यहाँ पर 2019 में, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी स्टेट, हमारा जो हमारी शिनाख्त थी, हमारा स्पेशल स्टेटस था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जब हमसे छीने गए, उस टाइम पे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि मैं एक यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन उसके बाद जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और मरकजी हुकूमत द्वारा ये बार बार कहा गया कि हम जो जम्मू कश्मीर का जो आईनी जो दर्जा है, जो स्टेटहुड का दर्जा है, उसे हम दोबारा से बहाल करेंगे, उसके बाद ये पार्टी वर्कर्स की और काडर की एक मजबूरी थी कि उमर अब्दुल्ला साहब ही जो वो लीड करने चाहिए, क्योंकि उनके कद का नेता पार्टी में ही नहीं बल्कि जब पूरे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। तो ये हम सब ने उनको फोर्स किया कि आप इलेक्शन लड़िए, तो जिसकी वजह से वो ये कंटेस्ट करने के लिए आए। तो मुझे लगता है पहले इनको क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए, कब क्या हुआ। ऐसे बातें घुमाएंगे तो घुमाने से कुछ नहीं होता। बाकी डेवलपमेंट की इन्होंने आकाश 10 जी, साल में मैं क्रोनोलॉजी की ही बात कर नहीं नहीं रहा नहीं था। नहीं साहिल जी, व्हेन यू मैंने वर आपकी स्पीकिंग सुनो, आई वाज नॉट एक सेकंड, इंटरफेयरिंग, बात आई पूरी वाज कर नॉट ले, मैं करता हूँ आपको, एक से मैं बात पूरी कर इंटरफेयर लेता मैं हूँ। इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। लेट मी मैं इंटर कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। चलिए आप उसके बाद अपना चलिए, पॉइंट रख सकते आ, हैं। आप आपने करिए आपने कंप्लीट आप। डेवलपमेंट की बात की। मैं आपको 10 साल में आपकी जो डेवलपमेंट का जो नमूना था, वो मैं आपको जरूर पिछले साल की बरसातों में लेना चाहूंगा, जहां लखनपुर से लेकर हमारे काजीकुंड तक जो हमारे ब्रिजेस के हाल हुए। तब आप लोग कहते थे कि ये पुल टूटा नहीं है, ये बह गया, ये डह गया है, बैठ गया है। तो वैसे ही जो पुल हमारे बैठे, वही उसी तरीके से जो हमारी डेवलपमेंट थी पिछले 10 साल में, वो बैठ गई थी। सिर्फ आपको आंख खोलने की जरूरत है। जिन प्रोजेक्ट्स के आप जाके फीते काटते थे, जहां पे आप अपनी नेम प्लेट्स लगाते थे, जहां पे रिबन्स काटते थे, मुझे तो लगता है कि जम्मू कश्मीर की दुकानों में तो रिबन ही खत्म हो गए थे, इतने रिबन काटे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो जो आप रिबन काटने जाते थे, क्या वो आपके दिए हुए प्रोजेक्ट्स थे, या आपसे 2014 से पहले जो सरकारें रही मरकज में या रियासत जम्मू कश्मीर में, वो उनके लाए हुए प्रोजेक्ट्स थे जिनके आज आप रिबन काट रहे थे? 10 साल का आपने डेवलपमेंट का नमूना बताया। मैं आपको ये बता दूं कि आपने एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जो झटका हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान को दिया, उसका आज हर एक जो निवासी है, हर एक हमारा जो नौजवान है, वो इसका गवाह है, इसका चश्मदीद गवाह है, जो आपने उनके भविष्य के साथ खेलने का काम किया, जो हमारी इंडस्ट्रीज के साथ आपने किया, जो हमारी 80% से ज्यादा इंडस्ट्रीज आपने जम्मू में ही नहीं बल्कि कश्मीर सेक्टर में भी आपने बंद करवा दी। तो ये डेवलपमेंट की बातें आप मत ही कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो जिस 4% की बेरोजगारी पे हमने आपको सरकार दी थी, आपने उस 4% से 18% की बेरोजगारी आपने लाके हमें 2024 में दे दी। तो डेवलपमेंट की बात तो आप साहिल बशीर जी मत ही कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी साहिल जी, मैं आपसे जवाब ले चलिए, लेता हूँ, फिर मैं सुहेल सर का रुख करता हूँ जी। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आकाश जी को ये बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने मेरी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के बोला, मैंने बिल्कुल भी ये चीज नहीं गिनवाई थी। मैंने आपने इनको खुद अपनी कंपैरिजन स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के मैंने पेश किया।
नहीं 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 नहीं, आप समझिए, आप देखिए, आपके पास जवाब नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उल्टे साइड से कान पकड़ेंगे। आप अब सुन लीजिए मेरी बात। मैंने आपको ये कहा कि यूटी के अंदर जिस तरीके से 10 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई, हर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो आपकी सरकार में भी नहीं हुई, वो किसी की सरकार में नहीं हुई। उसमें मैंने भाजपा और पीडीपी की सरकार को भी गिना। मैंने आपको सिर्फ यूटी और एक स्टेट में डेवलपमेंट के लिहाज से ये कंपैरिजन बताया कि एक यूटी में और एक स्टेट में जब डेवलपमेंट होनी हो तो अपने टाइम पे होती है, और उसमें यूटी और स्टेटहुड का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये उस बात का जवाब है। नंबर टू, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की। एम्प्लॉयमेंट का पूरा कोरा चिट्ठा अभी खाली भाजपा नहीं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनके ऑर्डर्स के हिसाब से दिखा रहे हैं। जो 23,000 पोस्ट आपने आउटसोर्स किए, जो हक यहाँ के नौजवानों का था, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, वो आपने एक थर्ड पार्टी के थ्रू अपने एमएलएस के रिश्तेदारों को दिया। इसमें कोई दो राह नहीं, इसमें कोई चीज नहीं। इसमें आप तोड़ मरोड़ के बातें बोलेंगे, 14% से लेके 18% से लेके 4% तक, ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। गैस सिलेंडर देने के लिए ना आपको यूटी चाहिए ना आपको स्टेट चाहिए, वो आपका इख्तियार में है, आपके चीफ मिनिस्टर के इख्तियार में है, उन्होंने नहीं दिया। 200 यूनिट बिजली के जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, आपके इख्तियार में है, आपने नहीं दिया। जॉब्स देना उनके इख्तियार में है, उन्होंने आउटसोर्स किए। ऐसी कई चीजें मैं आपको गिनवा सकता हूं जो आप कर सकते हैं यूटी के अंदर, जो आपके पास पावर्स हैं, लेकिन आप लोगों को देना नहीं चाहते। अब जब लोग आपसे सवाल करते हैं, आप क्या कहते हैं? स्टेटहुड चाहिए। किस लिए चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर के लिए। वही है क्या? होम मिनिस्ट्री आपको चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, ताकि आप अपने कार्डर को जिस तरीके से अभी तक सेफगार्ड करते आए हैं, उनकी लग्जरीज बढ़ते आए हैं, आगे भी वही चीजें करते आए। इसके अलावा और कोई आपके पास मुद्दा है नहीं बोलने के लिए। और इस चीज को लेकर आप सिविल सोसाइटीज के पास जाएं, आप स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर जाएं, आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को अपने कॉन्फिडेंस में लेके जाएं कि हमारे साथ आप धरना देने चलो। उससे स्टेटहुड नहीं मिलने वाला। स्टेटहुड तभी मिलेगा जब हर एक चीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है यहाँ के पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के हित में हो, तब मिलनी चाहिए, और तब ही मिलेगा। और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस बिहेव कर रही है, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का अप्रोच है, मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि उनको स्टेटहुड मिले। और ये आकाश जी, ये आपको अपनी पार्टी को समझाना पड़ेगा। और जहां तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स की बात की, जहां तक आपने डेवलपमेंट की बात की, जहां तक आपने पिछले सरकारों की बात की और हमारे रिबन काटने की बात की, तो मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप अपने ही चीफ मिनिस्टर के, अपने बाकी मंत्रियों के, जो आपके चीफ हैं फारूक अब्दुल्ला के, उनके स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, जो उन्होंने सराहना की है, जो उन्होंने कहा है कि इस दौर में जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने विटनेस किया, शायद ही अगर उन्होंने कभी किया होगा। उन्होंने सराहना की, चाहे ट्रेन की बात करें, चाहे रोड की बात करें, चाहे टनल्स की बात करें, वो तो आपके चीफ मिनिस्टर और आपके मंत्रियों के, आपके प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट है, मेरे नहीं है, पीडीपी के नहीं है, किसी और पार्टी के नहीं है। तो आप उनको कंट्राडिक्ट ना करें। जो आपके लीडर आपको ऑलरेडी इन ग्लोबल डोमेन जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं। मैं अपने स्टेटमेंट्स कोट या अनकोट नहीं कर रहा। सर, क्या आपको लगता है कि जो अभी स्थिति बनी हुई है, तो वर्तमान जो केंद्र शासित प्रदेश की जो व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर वास्तविक अधिकारों को लेकर वास्तविक टकराव की स्थिति बनी हुई है? देखिए सर, टकराव तो है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सरकार गिरे, सुबह दोपहर शाम वो दुआ करते रहते हैं और स्टेटमेंट भी देते रहते हैं कि सरकार किसी तरह गिरे। वो एलओपी साहब तो यही कहते हैं कि इनके आधे छोड़ गए, कैबिनेट एक्सपेंशन होगी तब भी इनमें फूट पड़ जाएगी। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि वो वेट कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से इनमें फूट पड़े और सरकार गिरे। वो एक अलग इशू है। आज इशू ये है कि स्टेटहुड बहाल होनी चाहिए या स्टेटहुड बहाल नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संभावित तौर पे ये चाहती है, क्योंकि मरकज में उनकी सरकार है, कि स्टेटहुड तभी रिस्टोर होगी जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। और ये हम तोहफा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को, मोटे मोटी बात बता रहा हूँ इंटेलेक्चुअली आपको, एज ए ओपिनियन मेकर, जो मैं समझता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, अलाइंस के साथ बनाए या फुल फ्लैग मेजोरिटी के साथ बनाए, तभी हम ये तो तोहफा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे।
कि जनाब ये हमारे लोग थे जिन्होंने हमें मजबूर किया, जो जम्मू कश्मीर की वेलफेयर के लिए हम आपको ये प्रमोट कर रहे हैं दोबारा स्टेटहुड के लिए, जो मोटा मोटा हमें लगता है। लेकिन देखिए हुक्मरान बहुत कुछ चीजें सोचते हैं और हुक्मरान अपने नजरिए से रोड मैप भी बनाते हैं, लेकिन फाइनली पीपल्स विल जो है वो कहीं ना कहीं प्रिवेल हो जाती है। लास्ट इलेक्शन में भी आपने देखा पोलराइज हो गया पूरी सिचुएशन, और पोलराइजेशन में जो आपको रिजल्ट आया आपके सामने 29 भारतीय जनता पार्टी को आ गई, बाकी उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी को आ गई। तो पीपल्स विल जो है वो बड़ा मैटर करती है, और यहाँ 2 दिन में कौन सा रंग बदल जाए पूरे हिंदुस्तान की सियासत में। आज रामलला का मंदिर का इशू चल रहा है, चंपत जी का इशू चल रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट 2 दिन के लिए आए थे, उन्होंने मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं की क्यों, सिवाय ऑफिशियल मीडिया के पीटीआई या यूएनआई के से अलावा, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वो फंस जाएंगे, पूछेंगे सवाल, क्योंकि आस्था का इशू था। तो ये सब चीजें जो हैं दिन ब दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पे पूरा पॉलिटिकल डायमेंशंस और कलर्स पॉलिटिकल जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब इनको धरना देने देंगे दिल्ली की हुकूमत या मरकज की हुकूमत, वो इजाजत मिलेगी धरना की कि नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर इंसान जम्मू कश्मीर का, बच्चे से बुजुर्ग, चाहता है कि उनका जो स्टेटस है, आर्टिकल 370 तो छोड़ दीजिए, 358 भी छोड़ दीजिए, लेकिन स्टेट जो है उसको उसको कंसीडर किया जाए, क्योंकि स्टेट से हिंदुस्तान का जो ताज है जम्मू कश्मीर था, है और आगे भी रहेगा। और वो भी फील करते हैं कि जनाब ये डिमोशन है, इसको किसी ना किसी तरह प्रमोट किया जाए। या तो 2019 के बाद आर्टिकल 371 इंट्रोड्यूस कर देते, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल कम से कम सेफ रहते, वो इन्होंने नहीं किया। 2019 के बाद बहुत चीजें थी जो ये कर सकते थे, कुछ 30-32 कॉर्पोरेशन है जो डिफंक्ड पड़ी है, उनको फिल नहीं किया। बहुत सी चीजें हो सकती थी जिससे कि पीपल टू पीपल कंटेक्ट जो था एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज पे जो अपने लोग सर्व करते लोगों के लिए, तो वो अच्छा होता। लेकिन ये 4-5-6 साल जो है वेस्ट चले गए, और एक ही चीज बनी, फ्लाईओवर्स, रोडें, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एमओयू साइन हुआ 2002 का अटल जी के टाइम का, वो फुल फ्लेज तरीके से जो पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बन रहा है, रिंग रोड्स बन रही है, वो जम्मू कश्मीर में भी बन गई, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि जिस तरह का लोग एस्पायर कर रहे थे, जिस तरह का कंड्यूसिव एटमोसफेयर जम्मू कश्मीर में बना है, आज अमरनाथ की पावन यात्रा जहाँ चल रही है और कितने हजारों लोग सड़कों पे आप देख रहे हैं, भगवती नगर से लेके जगती तक लोग सड़कों पे सोए हुए, ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर अमन की तरफ बहुत अच्छी तरह आज आगे बढ़ रहा है। और आज ही सुबह हमने एक नेशनल डिबेट में भी कहा कि जैश ए मोहम्मद का एक वो मिलिटेंट जो पहलगाम अटैक में मुलविस था, उसको ढेर कर दिया गया है। तो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर के जो हमारे एलजी हैं, होम डिफेंस के मामले में बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में लोगों के साथ हाथ से हाथ मिला के उसको वाइप आउट करने में कामयाब हो रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर ये चीज भी हो जाए कि स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए, डॉक्टर करण सिंह जो पहले सदर रियासत थे, वो भी ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है ये प्रिंसली स्टेट है, इसका दर्जा बहाल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जब इतने स्टारवर्ड्स जब बोल रहे हैं, शशि थरूर जैसे लोग जब पार्लियामेंट कमीशन को लेके आए, वो भी यही कह रहे हैं, कि डॉक्टर करण सिंह भी कह रहे हैं, और भी जो दिग्गज नेता हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए, और जो संजीदा भारतीय जनता पार्टी के भी जो संजीदा इंटेलेक्चुअल लीडर्स हैं, वो भी ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर को उसकी ग्लोरी जो है उसकी ग्लोरिफिकेशन करनी चाहिए बाय रिस्टोरिंग द स्टेटहुड। अब ये बातें अलग हैं कि कब होगी, कैसे होगी, किन तरीकों से होगी, किन शराइत पे होगी, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटर आपको बताएगी जब उनको करनी होगी रिस्टोर। लेकिन अपना जमहूरियत में अपना हक, अपनी बात रखने का हक हर एक को है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रही है। और मुझे लगता है, खुदा करे कि उनकी और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो और वो कायल करे, कन्विंस करे कि जनाब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो बहाल होनी चाहिए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वैसी नहीं है जैसी पहली सरकारें वो लीड करती रही है। उनको भी पता है कि क्या क्या दुश्वारियां लोगों को आ रही हैं और कहां कहां उनको भी प्रॉब्लम आ रही है गवर्नेंस के मामले में। इसीलिए पहली बार आपने देखा होगा कि प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं वो उनको बुलाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, 117 लोगों को। मुझे भी बोला था आने को, मैं नहीं जा पाया। लेकिन यह है कि वो ये दर्शाता है कि एक रायमा बनाने की कोशिश कर रही है अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस रिलीजन लाइंस, कि भैया एक सहमति बने कि हाँ हम सब चाहते हैं कि यहाँ स्टेट जो है वो रिस्टोर हो जाए, जो मैं समझता हूँ बेसिक हमारा राइट है और वो मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के मेरे जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, वो भी चाहते हैं स्टेटहुड हो। अब वो ये सोचते हैं कि अब ये मरकज के हाथ में है बॉल बैट एंड द ग्राउंड। अब लेट्स होप कि मरकज उसको किस तरह से देखती है। लेकिन आने वाले जो हालात हैं,
जिस तरह की जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, जिस तरह के समीकरण बदल रहे हैं, जिस तरह के आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन टू कंट्रीज खुलने चाहिए। तो मुझे लगता है आने वाली जो ग्लोबल पॉलिटिकल नरेशंस जो बदल रही है, उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ अच्छी चीजें जम्मू कश्मीर के लिए भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, ताकि और लोग रिलीफ महसूस करें, रिहेबिलिटेट हों, और आज अच्छा एक मुस्तकबिल जो है जम्मू कश्मीर का, वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़े। ठीक है सर। आकाश सर, 12 जुलाई की रैली को लेकर आपकी क्या रणनीति है? क्या ये केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन होगा या इसके बाद कोई बड़ा अभियान शुरू करने की भी रणनीति बनाई जाएगी? और क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर दोनों क्षेत्रों में स्टेटहुड को लेकर समान जन समर्थन है, या दोनों क्षेत्रों की प्राथमिकताएं अलग अलग समझते हैं? देखिए साहिल जी, मैं आपको बताऊं कि जो स्टेटहुड का जो सेंटिमेंट था वो पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी गंभीरता के साथ लोगों ने उसको कैरी किया था। और मुझे लगता है कि आज जो लोगों का जो गुस्सा है वो फूटने की ओर है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 18 महीने से, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम जो थी वो टिकटिकी लगाए बैठी थी कि कब मरकजी हुकूमत जो है वो अपनी आंखें खोलेगी और कब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और हमारी जो गारंटीज हैं उनको बहाल करने का काम किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मरकजी हुकूमत ने उसको बहाल करने में बहुत देर कर दी। और आज अवाम जो है वो तो पहले से भी, मैं आपको बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जिम्मेवार पार्टी है। अगर अवाम का सेंटीमेंट के ऊपर अगर हमने जाना होता, या अगर हम उनके हिसाब से अगर चलते, तो मुझे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर के सब लोग आज से बहुत देर पहले सड़कों पर आ गए होते। लेकिन आज क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, एक जिम्मेवार पार्टी की सरकार है, और जिसकी क्यादत आज उमर अब्दुल्ला साहब, जो एक बड़े मैच्योर और एक सिंसियर पॉलिटिशियन है, और उनको पता है कि किस समय पे कैसा क्या काम करना है। मैं सुहेल काजमी साहब की बात से बड़ा मुतमईन हूं कि लोग तो चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि शायद अगर हमारा मुख्यमंत्री बन जाए तो हम स्टेटहुड इनको दे देंगे। तो अगर कोई ऐसी बात है, ये तो हमारे कायद लीडर ने भी कहा, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि अगर इफ देर इज सम काइंड ऑफ सेंटिमेंट बिहाइंड दिस थिंग कि आपको बीजेपी का चीफ मिनिस्टर चाहिए जम्मू कश्मीर में, तभी से आप स्टेटहुड बहाल करेंगे, तो वी वुड बी हैप्पी टू रिजाइन। हम उसी दिन, हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, हम रिजाइन करेंगे और लोगों को बोलेंगे कि आपको अगर आपका स्टेटहुड चाहिए तो उसके लिए आपको बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाना होगा। लेकिन एटलीस्ट हमें ये खुल के बताएं तो कि चाहते क्या हैं। क्योंकि हमेशा जब हम इनसे पूछते हैं, या जम्मू कश्मीर की आवाम इनसे पूछती है कि स्टेटहुड कब आएगा, तो ये कहते हैं कि उचित समय पर आएगा, एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। तो ये मुझे बताइए कि जब जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट्स में बिना किसी केओस, बिना किसी थ्रेट के अगर इलेक्शंस कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं, यहाँ पर एक चुनी हुई डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार बन सकती है, तो उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट टाइम मरकजी हुकूमत को क्या चाहिए। अब मुझे लगता है कि आज जरूरत है कि जम्मू कश्मीर को उनके जो खोए हुए हकूक हैं वो वापस देने चाहिए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बेड़ा अब उठा लिया है। मैंने आपको जैसे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी अगर चाहती तो सड़कों पर आ सकती थी, लेकिन हमने 18 महीने इंतजार किया। और मरकजी हुकूमत जो इनकी लीडरशिप थी, उन्हीं की बातों को अगर मैं कोट करूं, तो हमने इनका इंतजार किया कि शायद इनको दिखे कि भाई कि जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है वो इनके राइट्स की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि वो इन्हें दिख नहीं रहे। अब मुझे लगता है कि हमें जो जंतर मंतर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक मोटिव है कि जंतर मंतर पर जाके हम मरकजी हुकूमत को बताएं, और मरकजी हुकूमत के साथ साथ पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सभी मुल्कों को पता लगे कि आज जम्मू कश्मीर, जिसे बाहर के लोग मुझे लगता है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं, जो हम नहीं मानते, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में लाने के लिए किसी ना किसी ताकत का हाथ है। तो मैं समझता हूं कि आप जो एक नरेटिव वर्ल्ड वाइड में क्रिएट करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो मुतमईन है हिंदुस्तान के साथ, तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर के जो आईनी हक, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनके, उनको बहाल करने की जरूरत है। सर, मैं साहिल बशीर सर का रुख करना चाहूंगा। सर, साफ तौर पर भाजपा पर यही आरोप है कि राज्य का दर्जा राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से टाला जा रहा है। भाजपा इन आरोपों को किस तरीके से जवाब देना चाहेगी? बिल्कुल बिल्कुल गलत है साहिल साहब। मैं वाजिया तौर बताऊं, हमारी पूरी लीडरशिप सेंटर से लेके यहाँ यूटी जम्मू कश्मीर तक जितनी भी लीडरशिप है, हम लोग वाजिया तौर कह चुके हैं। और जिस तरीके से मरकजी सरकार ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने वाजिया तौर ये किया है, ऑन अप्रोप्रिएट टाइम वी विल गिव। और ऑन दैट, ये नहीं है कि खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस मुंतजर है। यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी
के लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी इनसे ज्यादा मुंतजिर है कि स्टेट कब आएगी। लेकिन ये स्टेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने पे नहीं आ सकती। अगर मरकजी हुकूमत ये कहती है कि वो लोगों की बहबूदी के लिए है, लोगों के पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए है, तो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लोगों की पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के लिए ही देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की डेवलपमेंट, पीस और प्रोग्रेस के लिए नहीं देगी। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी तरह समझती है, और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस जिद पे, इस एरोगेंस पे और इस ईगो पे अड़ी हुई है कि उनको वो स्टेटहुड अपने लिए चाहिए। पॉलिटिकल जो भी आपने अभी वर्ड यूज किया कि इस चीज की वजह से नहीं मिल रहा है, तो वो अगर कोई कर रहा है तो यहाँ की रीजनल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो सदारत में है, जो कर रही है। और अगर मुझे लगता है, मैं ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं कि अगर इस वक्त देरी हो रही है यहां पर किसी भी सूरत में स्टेटहुड मरकज को बहाल करने में, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बार बार, मैं ज्यादा खोल के नहीं बोल सकता, बार बार के जो इनके दौरे हैं, जो इनकी मीटिंग्स हैं और जो इनकी डिमांड्स हैं, वो मेरे ख्याल से नाजायज हैं। और मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन डिमांड्स को जो है लेके इनके कहने पे स्टेटहुड बहाल करेगी। रेस्ट जिस तरीके से मरकजी सरकार ने वादा किया है, यहाँ के लोगों को स्टेटहुड ऑन अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए साहिल रशीद भट्ट सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। आकाश वर्मा सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और एडवोकेट सुहेल काज़मी सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो स्टेटहुड की बहाली का मुद्दा एक बार फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति के केंद्र में है। एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी कर रही है। वहीं केंद्र सरकार अपने पहले दिए गए आश्वासनों पर कायम रहने की बात कहती रही है। अब निगाहें 12 जुलाई की रैली और उसके बाद होने वाले राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी हैं। क्या विरोध प्रदर्शन से समाधान निकलेगा, क्या संवाद का रास्ता खुलेगा, या फिर राजनीतिक टकराव और तेज होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि स्टेटहुड की बहस अब और तेज होने वाली है। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।